नमस्कार, जोहार। द सोरेन शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस शो में जो मेहमान है वो एक राजनीति के बड़ी हस्ती हैं, बड़ी इस नज़रिए से कि झारखंड के इतिहास में अब तक 2 ही बार ऐसा मौका आया है कि मुख्यमंत्री को हारना पड़ा है। एक जमशेदपुर से रघुवर दास को सरयू राय ने हराया था, एक वो हस्ती थी। दूसरी हस्ती राजा पीटर, तमाड़ विधानसभा उपचुनाव याद करिए, जहां शिबू सोरेन अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, यानी विधायकी में दाखिले के लिए चुनाव लड़ रहे थे, विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे ताकि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहे, महफूज रहे, और उन्हें हराया था राजा पीटर ने। राजा पीटर एक नाम जो कुछ वर्षों तक के लिए गुमनाम हो गया, लेकिन फिर से राजनीति में वो नाम दस्तक दे रही है और आज वो हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं उनका, यानी राजा पीटर का। राजा जी, आपका नाम जितना दिलचस्प है, ये अलग बात है कि वो नाम कुछ दिनों के लिए गुमनाम रहा, तकरीबन 6 वर्षों के लिए, और इसके बाद फिर से आप फिर से राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में आपकी सक्रियता दिखाई भी पड़ रही है। कई पहलू हैं, नाम से गुमनामी तक हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन एक बार मुझे आपने अपने नाम के किस्से सुनाए थे, वो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगा, क्योंकि राजा पीटर लोगों को कभी कभी लगता है कि ये फिल्मी नाम है, जैसे अक्षय कुमार ने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम बदल लिया, या कई हीरो हीरोइन इस तरह अपने नाम बदल लेते हैं। तो आपने अपना नाम राजा पीटर कैसे किया, ये कहानी, ये स्टोरी हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे इस शो में। सबसे पहले तो द सोरेन शो के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको धन्यवाद इस शो में मेरे को स्थान देने के लिए। मेरा वास्तविक नाम गोपाल कृष्ण पातर है। मेरे पिताजी का नाम क्षेत्र मोहन पातर था। मेरे ऊपर कुछ मुकदमे हुए थे और लोग मुझे प्यार से निक नेम राजा बुलाया करते थे। घर वालों ने बचपन में मेरा नाम राजकुमार रखा था निक नेम, लेकिन पड़ोस में जो बच्चियां रहती थी हम उम्र, उसमें कुछ हल्का करके बात जो करती थी वो पूरी तरह से राजकुमार नहीं बोल पाती थी, तो राजा पे अटक जाती थी। इस तरह से पहले राजा हुए, राजकुमार से राजा बने, राजकुमार से राजा हो गए। इसके बाद मुकदमा हुआ तो मेरा नाम गोपाल कृष्ण पातर है, PATAR है। तो गेट पास जो था मेरा वो फटा हुआ था, तो उसमें PTR केवल दिखाई दिया, तो लोगों को लगा कि ये PETR होगा, तो इस तरह से वो पीटर में कन्वर्ट हुआ। तो राजा केस होने की वजह से क्या हुआ, राजा उर्फ पीटर हुआ। जब मैं जेल के कस्टडी में था तो एक कन्हैया सिंह करके गेट वार्डर हुआ करते थे, तो लोग मिलने आते थे, मुलाकात करने, तो राजा और पीटर लिखते थे, तो उन्होंने सीधा काट के नाम कर दिया राजा पीटर। फिर वही नाम राजा पीटर हो गया। इस तरह से मेरा नाम बदलता रहा और शख्सियत भी बदलती रही। कहाँ आपका जो बैकग्राउंड रहा है, उस बैकग्राउंड से आप राजनीति में आए तो शख्सियत भी बदली, सिर्फ नाम नहीं बदला। जेल जाने का आपका पुराना एक्सपीरियंस रहा लगता है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं टाटा आयरन स्टील कंपनी में सर्विस करता था, तो कुछ ऐसे बातें हुई। शास्त्र बोलता है जुल्म करो मत, जुल्म सहो भी मत। तो सामने वाला अगर गलत करता है तो प्रतिकार करना ज़रूरी है, और इस प्रतिकार में कभी कभी मुकदमे हो जाते हैं, 107 भी होता है और भी मुकदमे हो जाते हैं। तो ऐसे छोटा मोटा मुकदमा लग गया था, उसी कारण बस जेल जाना पड़ा। तो बाकी जो मुकदमे हुए तो अननेसेसरी का हुआ, जिसमें मेरा कोई लेना देना था नहीं, लेकिन हो जाता है, निर्दोषों को भी जेल जाना ही पड़ता है, तो जाना पड़ा था। उसके बाद टाटा कंपनी का मैंने नौकरी छोड़ दिया। सामाजिक सेवा मेरा पारिवारिक पूंजी है। पिताजी भी समाज सेवक थे, मैं भी समाज सेवा करता रहा हूँ। तमाड़ विधानसभा में जब मेरा एंट्री हुआ तो उस समय भी मैं सामाजिक सेवा का कार्य करता था, और एक NGO जो वाइफ का है, संजीवनी ग्राम ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के हित का काम किया करता हूँ। इसमें करीबन सरकारी गजट के मुताबिक
1.5 लाख पेशेंट हमने मनोरोगी और मिर्गी बीमारी के जो पेशेंट है उनका इलाज कराया है। तो ऐसे ही और भी लोगों का किया है, तो सामाजिक कार्य करता रहा हूँ। तो समाज सेवा करते करते राजनीति में आ गए। यहाँ एक राजनीति में मेरा आने का कोई ऐसा मोटिव नहीं था, एक्सीडेंटली आ गए। एक्सीडेंटली हुआ ऐसा कि यहाँ एक रिक्शा चालक हुआ करता था, सुक्कू जोगी, आज हमारे बीच नहीं है। ये लोग चुनाव का एन वक्त में मेरा पास आए। एक छोटा सा आश्रम है यहाँ पर ही, राधा कृष्ण का वहाँ मंदिर है, वहीं पर मैं रहता था। वो लोग आए, आकर के बोले आपको चुनाव लड़ना होगा। मैं बोला मेरे पास कोई पैसा कौड़ी नहीं है, मेरा कोई कमेटी वगैरह नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक रिक्शा चालक का संगठन चलता है और हमारा पास 18,000 रुपया है और हम गरीबों का सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। आप गरीबों का हित के लिए हमेशा काम करते हैं, गरीबों का मदद करते हैं, तो आपको चुनाव लड़ना होगा। और उसके साथ एक व्यक्ति था बहादुर गोप, जो पेशे से ड्राइवर था, टाटा रांची रोड में बस चलाता। उसका हृदय गरीबों के प्रति बड़ी सॉफ्ट रखता था। तो ये दोनों व्यक्ति जब बोले तो मैं बोला कि ठीक है, थोड़ा विचार कर लेते हैं। और उनकी बातों को सुनने के बाद मेरे को लगा कि शायद यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को मेरी ज़रूरत है, तो मैं चुनाव के मैदान में आया। बड़ा दिलचस्प रहा वो उपचुनाव जिसमें आपने शिबू सोरेन को हराया, और मुझे लगता है कि अब तक के राजनीतिक कैरियर में शिबू सोरेन की वो सबसे बड़ी हार रही, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री वो यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और आप एक नए चेहरे के रूप में राजनीति में आपने कदम रखा था। पार्टी, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे थे, उस पार्टी की भी बहुत लोकप्रियता इस क्षेत्र में नहीं थी, हालांकि पार्टी ज़रूर पुरानी थी। और जो उस वक्त पार्टी के प्रमुख थे यानी इनोसेक का, वो भी राजनीति में उतने मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे। तो उस चुनाव का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? देखिए, चुनाव में जो जीत है कि बोला जाए तो ये मेरी जीत नहीं, यहाँ की जनता की जीत थी। और दरअसल बात है कि वर्ष 2000 में मैं यहाँ आया था और यहाँ लोग इतनी गरीबी के हालात से गुजर रहे थे कि घर में किसी का अगर देहांत हो जाता तो श्राद्ध कर्म भी नहीं कर पाते थे। मासूम बच्चे को यदि दूध की आवश्यकता पड़ती और माँ को पास में फुलफिल दूध नहीं होता, तो इसके भी अभाव देखने को मिला। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बबईकुंडी गांव में मैं रहता था। एक महिला मेरे पास आई, बोले मेरे बच्चे को दूध पिला दीजिए। मेरे को थोड़ा सा आश्चर्य लगा वाक्य को सुनकर। तब मेरा साथ में जो परवेज भाई करके रहते थे, उन्होंने मुझे बताया कि बच्चा को दूध पूरा नहीं मिल पा रहा, इसीलिए बच्चा रोता होगा। तो अमूल डब्बा हमको खरीद के देना पड़ा था। तो 2 डब्बा उस माँ को मैं देता था। ये बात बगल गांव वाले को पता चला, तो दूसरे बच्चे को भी देना प्रारंभ किया। इस तरह से मेरे पास में 2700 बच्चा हुआ जो दूध का अभाव में भूखा सो जाता था। तो इन 2700 बच्चों को मैं दूध बांटता था और आज सब बच्चे बड़े हो गए। एक बच्चा जिसको सबसे पहले दूध पिलाता था मैं, वो बच्चा झारखंड पुलिस में सर्विस कर रहा है। वहाँ से मेरा सोशल वर्क का काम प्रारंभ हुआ था। उसके बाद जो गरीब बेटियों की शादी है, इसमें भी लोग आते थे और मदद मांगते थे। तो बेटी है, उसका मैं सहयोग करता था, हर किसी के पास जाता था। और ये सब कुछ जो है, जो व्यवस्था है, मेरे दोस्त, मेरे साथी जो मेरे साथ में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में सर्विस करते थे, वो सारे लोगों का सहयोग मिलता था। और अच्छा राजा साहब, कभी आपको लगता नहीं कि इतनी समाज सेवा आपने की, उन सारी समाज सेवा और वो सारे अच्छे कर्म दब गए, जो आरोप आप पर लगे वो उसकी चर्चा बाहर ज़्यादा होने लगी, मीडिया से लेकर के लोग बाग में, तो कभी इस बात का अफसोस होता है? नहीं, मुझे अफसोस नहीं है। जिन लोगों को मैंने मदद किया
वो लोग आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं और हमेशा वो मेरे से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। ये कुछ स्वार्थी लोग जो है, जैसे वो महाभारत का एक है ना लाइन, अश्वत्थामा हतो नरोचा कुंजरो, शंखनाद हो जाता है नरोचा कुंजरो, कोई सुन नहीं पाता है। तो इस तरह का जो विचार रखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इसे एक अनाप शनाप तरीके से प्रचार प्रसार किया है। लेकिन जो भी आरोप मेरे ऊपर लगा है, अब तो न्यायालय में है मामला, इससे मेरा कोई लेना देना था भी नहीं, है भी नहीं। और जेल से छूटने के बाद लोगों का जो मुझे प्यार मिला, तो एक नई ऊर्जा के साथ फिर मैदान में आया हूँ और आज भी लोग मुझे प्यार करते हैं। इसीलिए कभी इस पर अफसोस नहीं होता है, क्योंकि दाग तो गांधी जी के ऊपर भी दिया गया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है। क्या था मामला, इस छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। क्या था मामला और किस मामले में गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की राजनीतिक कैरियर पर ब्रेक लग गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक मंत्री राजा पीटर उर्फ गोपाल कृष्ण पातर। एक बड़ी चर्चित घटना है तमाड़ क्षेत्र के। तमाड़ के एक विधायक और मंत्री हुआ करते थे, उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी। रमेश सिंह मुंडा, 2005 के आसपास की वो घटना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। उस घटना में जांच होती है और जांच में राजा पीटर का नाम आता है और इसके बाद फिर ये लंबे मुकदमे के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। फिलहाल जमानत पर है, मामला न्यायालय के में विचाराधीन है। बहरहाल कुछ शायद उस मामले में कुछ पर्दा उठा पाएंगे राजा पीटर। राजा साहब, नक्सलियों से कभी आपकी बातचीत होती है या कभी हुई है? कभी नहीं। अच्छा, किसी से मेरा कोई संपर्क नहीं है। हाँ। और जितने लोग भी इस केस में है, उसको मैंने पहली बार देखा, किसी से कोई परिचय नहीं। 6 साल वो जेल का अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, जेल का अनुभव मेरा ऐसा रहा कि दाई से पेट, डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपता है। उसी तरह किसी भी केस का हकीकत जानना है तो सीधे जेल जाना चाहिए। जेल में हर केस का पोस्टमार्टम होता है, सच्चाई वहाँ पर ही सब कुछ पता चलता है। और फिलहाल मामला न्यायालय में है, इस संबंध में मेरा को बोलना नहीं। आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? मैं केस से संबंधित बात नहीं कर रहा। व्यक्तिगत अनुभव ऐसा रहा कि अधिकांश लोगों को मैंने देखा है जेल में कि मुकदमे में है, छोटे छोटे मुकदमे में जो बंद है, इसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी बात उठाया है। और कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिनमें कन्विक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसका जो रिपोर्ट्स वगैरह आता है, 14 साल हो, 20 साल हो, आजीवन कारावास हो, ऐसे में भी कई लोग जो है फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो छूट जाते हैं, कुछ लोग आज भी फंसे हुए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जेल के अंदर में उनको स्किल हैंड बनाने के लिए जो सुविधाएं दी गई है, वो अभी पूरी तरह से दिखावे की तरह है, खाली दिखावा हो रहा है। कुछ और कार्य भी वहाँ पर सिखाया जाना चाहिए। वह सब कार्य चलेंगे तो निश्चित तौर पर उनका मानसिक जो दशा है उसमें बदलाव आएगा और वो लोग बाहर निकल के कुछ रोजगार प्राप्त करेंगे, क्योंकि हर किसी का परिवार और हर व्यक्ति कमाना चाहता है। तो कुछ लोग प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये सब में काम करके सीख लेते हैं, जिसका लोग बाहर में उपयोग करते हैं, कपड़ा प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, कपड़ा बुनाई करते हैं। तो अच्छा चीज़ है, लेकिन और भी स्किल ट्रेंड में उसको। आपका वक्त कैसे बीतता था? मैं ज़्यादातर अध्ययन करता था और अध्ययन करने का मेरे को शौक भी है। बहुत सारे पुस्तकें ही पढ़ा, बहुत सारा धार्मिक पुस्तक भी पढ़ा और अच्छे लेखकों का पुस्तकों का भी अध्ययन किया। लाइब्रेरी की सुविधा वहाँ थी,
ने पढ़ा, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोगों के बारे में भी बायोग्राफी को पढ़ा कि जीवन में उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। पेरियार से लेकर के भगत सिंह तक का अध्ययन किया है, हर किसी को पढ़ा है। क्या जेल को हम सुधार गृह के रूप में देख सकते हैं कि वहाँ कोई क्रिमिनल या कोई आपराधिक चरित्र का व्यक्ति या बुरे कर्मों से आए लोग, उनको पछतावा होता है, या जेल का जो मकसद है क्या वो पूरा हो रहा है? नहीं, जो लोग कुछ लोगों से ऐसे मेरी मुलाकात हुई शाम को टहलने का क्रम में, कुछ लोग जो गलत कर चुके थे उन लोगों को ये पछतावा है कि हमसे गलती हुई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा बहुत सारे लोग जेल में छोटे बड़े अपराधी से लेकर के बड़ी हस्ती तक, आप जिस जेल में थे यानी होटवार जेल में, कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वो सब भी उस जेल में थे। हाँ, लेकिन मतलब जेल में तो बहुत सारे लोग थे, मतलब एकदम कॉमन मैन से लेकर के वीआईपी तक उस जेल में है। हाँ। तो लेकिन हमारा रहने का जो सेल था वो अलग था। हमारा सेल जो अपर डिवीजन सेल कहलाता था, और जो कुख्यात लोग हैं उनका एक अलग सेल होता था। जनरल वार्ड में जनरल लोग रहते थे। हमारा बाहर निकलने का समय अलग था, घूमने फिरने का समय अलग था, तो हम लोग को उन लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाता, इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। ऐसे हम लोग जब टहलने निकलते थे तो जो राइटर लोग हैं, जो जेल में पुराने कैदी है जिनको ड्यूटी की बांटा गया है रखवाली वगैरह के लिए, पहरेदारी के लिए, उन लोग से मुलाकात होती थी। उन लोग से जब बातचीत होती थी तो उन लोग इस चीज़ को स्वीकार करते थे कि हाँ, हमने गलती किया है, हम जीवन में ऐसा और नहीं करें। एक बड़ी तेजी से जिस ऊंचाई से राजा पीटर का नाम ऊपर आया था, मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हराकर राजनीति के शीर्ष तक आपका नाम पहुंचा, और फिर वो नाम का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गया। किसे दोष देंगे, कर्म को या किस्मत को? किस्मत को तो नहीं, ये राजनीतिक षड्यंत्र था और उसका मैं शिकार हुआ। खैर कोई बात नहीं है। जनता मुझे कल भी चाहती थी, आज भी मेरे क्षेत्र के लोग मुझे प्यार करते हैं, यही मेरे लिए सबसे तो कभी राजनीति से संन्यास लेने की भी कभी ख्याल आया? राजनीतिक मैंने कभी किया ही नहीं, मैं हमेशा सोशल वर्क ही करता रहा। आज भी मैं सोशल वर्क ही कर रहा हूँ। आज भी यदि माननीय बाबूलाल मरांडी जी के कथन पर मैं लोकसभा प्रत्याशी का समर्थन दे रहा हूँ तो ये सेवा ही कर रहा हूँ। लोकसभा का प्रत्याशी जीतेगा तो मेरे को क्या लेना देना है, लेकिन एक अच्छी सरकार बनेगी, देश सुरक्षित हाथों में रहेगा। देश सुरक्षित हाथों में रहेगा तो देशवासी सुरक्षित रहेंगे। आपके विरोधी यह भी बात उठाते हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार राजा पीटर का साथ ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर राजा पीटर गलत होता तो राजा पीटर के बोली पर यहाँ कोई भी मतदाता अपना मतदान नहीं करता। आने वाला टाइम बताएगा कि मतदाताओं को मैंने जो भी बातें समझाया है, जो भी बातें कही है, क्यों कही है, मैं उनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए ही जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने को कह रहा हूँ। ये सीधा जग जाहिर है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उनकी सरकार रहेगी तो अन्य दलों के प्रत्याशी का पक्ष में मतदान करके आपको क्या मिलेगा? ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव में आपको विकास से संबंधित कार्यक्रमों को प्राप्त करना है। आपको ये देखना है कि मेरा क्षेत्र कैसे विकसित होगा, मेरे बच्चे कैसे रोजगार को प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिलेगी, हमारे हाथ में रोजगार कैसे मिलेगा, हर खेत में सिंचाई कैसे होगी, बिजली बाती हर चीज कैसे मिलेगा। ये सोच करके ही सरकार बनाने के लिए मतदान करना चाहिए। एक आरोप ये भी है कि ठीक चुनाव के कुछ महीने पहले इनोसेका को भी जमानत मिल जाती है और राजा पीटर को भी जमानत मिल जाती है। क्या ये चुनाव का ही से इसे जोड़कर लोग देख रहे हैं? नहीं, ये तो एक प्रक्रिया के तहत में जो जमानत हुआ है, ऐसे कोई बात नहीं। चुनाव अपने समय से हो रहा है और हमें जो जमानत मिली वो अपने तरीके से प्रक्रिया से मिला, न्यायिक प्रक्रिया के तहत मिला, ऐसा कोई बात। आप आने वाले भविष्य में
बीजेपी के इस चुनाव के दरमियान बीजेपी के और करीब चले जाएंगे, ऐसा तो लगता है? नज़दीकियां बढ़ जाएगी आपकी बीजेपी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जनहित के कार्यों के लिए हमेशा से संवेदनशील रहा हूँ। उलिहातू से लेकर के राजभवन तक पदयात्रा किया और 31 सूत्री डिमांड हमने माननीय राज्यपाल सैयद सिद्दीकी रजी से प्राप्त किया था। मांग पूरी हुई, जिसके चलते ही आज यहाँ पर ही बिजली पावर ग्रिड दिख रहा है, पावर सब स्टेशन दिख रहा है, ITI केंद्र दिख रहा है, आपका कस्तूरबा विद्यालय दिख रहा है, कांची नहर में पानी दिख रहा है, PCS दिख रहा है, तमाड़ में हॉस्पिटल दिख रहा है, तमाड़ में तालाब दिख रहा है। हर तरह की जो सुविधाएं हैं, उस समय हमने पैदल चल के यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, सब कार्यकर्ताओं के साथ जो पदयात्रा किया था, उसका प्रतिफल स्वरूप देखने को मिला। आज लोगों को उसका लाभ मिल रहा है और हमें लगता है कि आगे भी जो यहाँ की जनता की मांग है वो भी पूरा करने के लिए हम जब समर्थन दे रहे हैं, तो स्थानीय सांसद से लेकर के देश की सरकार को हम गुहार करेंगे। दबाव दे करके रेलवे लाइन बनाना है, वर्षों से डिमांड है, उसको ही पूरा करवाएंगे। और भी जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराने का हम काम करें। हम साथ नहीं देंगे तो मांगेंगे किस हक से? झारखंड में दो मानसिकता है या दो विचारधारा है। एक जो स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दों की बात करता है, झारखंडित की बात करता है, एक राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय मुद्दों की बात करता है। इस तरह की दो विचारधारा है और पार्टी भी दो है, या कह सकते हैं कि गठबंधन भी दो है। आप ऐसे में क्षेत्रीय मुद्दों पर आपकी ने जो राजनीति शुरू की, अब आप राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ना। देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इस जग जाहिर है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय भी और राष्ट्रीय भी है। जैसे राष्ट्र सुरक्षित हाथ में रहना चाहिए। 76 साल इससे पूर्व भी सरकारें रही है, लेकिन हमेशा से हमारा पड़ोसी देश जो है हिंदुस्तान को हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहता था, परेशानी में डालते रहता था। आज विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है जो कि हमारे देश के ऊपर में आंख दिखाए। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही कमाल है कि देश को इतना ताकतवर बना दिया है। दूसरी बात है कि राज्य स्तरीय जो समस्या है, इनका निराकरण जो है कि राज्य सरकार सही ढंग से कर नहीं पाई, इसीलिए मुद्दे आज तक जीवित है। अगर सरकार सही ढंग से करती तो आज नीति नियमावली के मातहत वो मुद्दे भी समाप्त हो जाते हैं, और जब समाप्त हो जाता कोई परेशानी नहीं रहती। केंद्र सरकार के ऊपर क्यों देखते? क्षेत्रीय मुद्दों का क्या, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों का क्या, जिसमें स्थानीयता का प्रश्न उठाते हैं लोग जी, तो स्थानीयता का मुद्दा जो उठाते हैं सही बात है, लेकिन इस अंदर में मेरा कहना है कि ठीक है, आज जो भी लोग, जो भी राजनेता, नए राजनेता, पुराने राजनेता स्थानीय मुद्दों पर जो सवाल उठाते हैं कि जो बाहरी है, बाहरी तो है, हम तो मानते हैं, लेकिन उनका एक पीढ़ी नहीं, वर्षों से जो लोग यहाँ पर रह रहे हो, जाए तो जाए कहाँ, उनको तो अपना घर भी गांव भी आज भूल गया। तो वैसे लोगों को क्या किया जाएगा? एक होता है कि कल आया आज बस गया, आज सब कुछ कर लिया, और एक वो परिवार भी है जो कि वर्षों पहले आया, उनको अपना गांव अब याद नहीं रहा, अब जहां पर वो बसे वही उनका गांव हो गया। उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सर्वे वगैरह उनकी एक पीढ़ी यहाँ गुजर गई, कह सकते हैं। हाँ, एक पीढ़ी गुजर। एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ मुद्दों की बात करते हैं, जो मुद्दा खूंटी या खूंटी के आसपास के लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित करता है। उन मुद्दों पर राजा पीटर की क्या राय है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं राजा पीटर, जो तमाड़ के पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री पर भी उन्होंने सुशोभित किया है। कुछ मुद्दों की बात पर हम अटके हैं, और वो मुद्दा है खूंटी लोकसभा क्षेत्र का, चूँकि इस वक्त खूंटी लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा के पक्ष में राजा पीटर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और अर्जुन मुंडा 2019 के लोकसभा चुनाव में 1400 कुछ वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। राजा पीटर की हस्ती या राजा पीटर का यह सहयोग उनके जीत के अंतर को बढ़ाएगा या क्या समीकरण बना पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं जीत के अंतर से ही। ये माना जाता है कि
बड़ी मुश्किल से अर्जुन मुंडा की 2019 में जीत हुई थी। वो प्रकरण भी सबों को याद है। क्या राजा पीटर के आने से उनकी सीट सुरक्षित हो जाएगी? मेरा प्रयास है कि इसकी जीत में बढ़ोतरी हो। जो भी जितने भी अंक उनको मिले थे उन अंकों में भी बढ़ोतरी हो, प्रयास है। आगे तो 13 को मतदान है, 4 जून को गिनती है, पता चले। गीता कोड़ा भी चली गई बीजेपी, क्योंकि मधु कोड़ा के कैबिनेट में आप रहे हैं। नहीं, मधु कोड़ा जी का कैबिनेट में मैं कभी नहीं रहा, ये अच्छा, हाँ, गलतफहमी है लोगों को। नहीं मतलब मधु कोड़ा के, मैं मुंडा जी का कैबिनेट में हाँ, था। मुंडा जी के कैबिनेट में, तो मतलब वो वाली समीकरण काम कर गई इस बार के चुनाव में। देखिए, गीता कोड़ा जी बीजेपी क्यों ज्वाइन की ये तो वही जवाब दे पाएगी, और बीजेपी से वो लड़ रही है चुनाव, वही बता पाएगी कि आखिर क्या बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त सोच ले करके भारतीय जनता पार्टी का बैनर से गीता कोड़ा ने जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ये अच्छा फैसला लिया है, ताकि अपने क्षेत्र का और क्षेत्रवासियों का जो सोच है, जो चाहत है, जो अरमान है, जो चीज़ वो चाहते हैं, वो योजनाओं को पूरा वहाँ पर धरातल पर सामान्य स्थापित करके संतुलित तरीके से पूरा कर सके। देखिए, जिस लोकसभा क्षेत्र में आपका विधानसभा आता है यानी तमाड़, जी, कई मसले हैं। ये अलग बात है कि खूंटी लोकसभा को 2 हिस्सों में बांट कर देखा जाता है, एक पूर्वी हिस्सा, एक पश्चिमी हिस्सा। पश्चिमी इलाकों की अलग समस्याएं हैं या अलग मुद्दे हैं, पूर्वी इलाकों की अलग समस्याएं, अलग मुद्दे हैं, लेकिन है तो एक ही लोकसभा क्षेत्र। जमीन को लेकर सबसे ज़्यादा आंदोलन अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में हुआ होगा, झारखंड या पूरे देश की भी बात कर ले, तो सबसे ज़्यादा खूंटी लोकसभा क्षेत्र में होता है। आदिवासियत के सबसे ज़्यादा आंदोलन इसी क्षेत्र में होता है, और आदिवासी मामलों के मंत्री भी अर्जुन मुंडा हैं। फिर ये समस्या का समाधान क्यों नहीं निकलता? ये आदिवासी मामलों का मंत्री अर्जुन मुंडा जी रहे हैं, सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि 2 साल कोरोना में चले गया, और मुझे जो जानकारी मिली है उसके मातहत अर्जुन मुंडा जी 6 या 8 महीना तक खुद भी बेड पर थे। तो थोड़ा जो समय मिला उसमें उन्होंने जितना संभव हो सका उन सामान्य विकास, जैसे रोड, पानी, बिजली, सड़क, ये एक रूटीन चीजें हैं, रूटीन वर्क है। लेकिन जो स्पेशल आदिवासी काम जो होना चाहिए था, जो विशेष फोकस वर्क होना चाहिए था, कुछ नीतिगत बातें हैं और कुछ गैर नीतिगत बातें हैं। इस संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि सही तरीके से बातों को शायद माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के पास रखा नहीं गया, या तो फिर उनके जानकारी में नहीं आने के कारण इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। क्योंकि मेरा जो अनुभव बोलता है, उसके कैबिनेट में मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ, उनके पास ब्रिलियंसी भी है और क्रिएटिव माइंडेड पर्सन है, और 3 बार यहाँ का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो किसी भी समस्या का समाधान निकालने में वो माहिर व्यक्ति हैं। लेकिन बातों को उनके सामने में सही तरीके से रखना होगा, मंच से केवल चिल्लाने से नहीं होगा, सामने में बात को रख के कन्विंस करने का जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि अर्जुन मुंडा यहाँ की बातों को वहाँ यानी दिल्ली में सही तरीके से नहीं रख पाए। इसमें भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि मुंडा जी सही तरीके से कन्विंस नहीं हो पा रहे, या जो भी लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं वहाँ तक या इन मुद्दों को इग्नोर कर दिया गया। नहीं, पत्थलगड़ी जैसी घटना खूंटी में होती है, सारा वाकया आप उस वक्त जेल में थे, सारी खबरें आप तक भी पहुँच रही थी। क्या उस मसले पर आपकी क्या राय? नहीं, लोगों को देखिए, सबसे पहले आंदोलन करने से पहले जो हमारी डिमांड है, सरकार के पास उसका निवेदन होना चाहिए। उसके अगर सरकार नहीं सुनती है, तब जाकर के उस पर संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना न्याय संगत होता है। आप आंदोलन पहले कर लीजिएगा और उसके बाद में डिमांड पूरा कर, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है।
मेरा मानना है कि आपकी जो भी मांगे हैं सरकार से पहले आप निवेदन कीजिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कीजिए। मुंडा जी जरूर करेंगे, सरकार भी जरूर, कोई भी सरकार हो। अंग्रेज सरकार ने जब वतन को आज़ादी दे दी, मांगते 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 एक दौर ऐसा आया कि हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों के सामने अंग्रेज को झुकना पड़ा और वतन को एक आज़ाद वतन तो घोषित। अंग्रेजों ने तो सीएनटी एक्ट दिया, लेकिन हम आज़ाद हिंदुस्तान में सीएनटी एक्ट को का अनुपालन होते नहीं देख रहे हैं। विल्किंसन रूल दिया, सब कुछ अंग्रेजों ने दिया। सीएनटी दिया, एसपीटी एक्ट दिया, विल्किंसन रूल दिया। हमारा स्टेट में सबसे पहली बात है, यहाँ जितना भी ज़मीन से जुड़ा हुआ जो हमारा रूल्स है, कोल्हान के लिए विल्किंसन रूल है, छोटा नागपुर के लिए सीएनटी एक्ट है, संथाल परगना के लिए एसपीटी एक्ट है। इन सारे एक्ट को सही तरीक़ा से अध्ययन होना चाहिए था। वो इसीलिए कि तब की व्यवस्था अलग थी, आज की व्यवस्था अलग है। तब सूदखोरी चरम पर था, आज सूदखोरी ऐसा नहीं है। तब शोषण अलग था, तब दमन अलग था, आज वो परिस्थिति नहीं है हिंदुस्तान में। इसीलिए ये सारे ज़मीन से रिलेटेड जितने भी नियमावली है, इसका कोई कमेटी बना करके, चाहे राज्य सरकार करे चाहे केंद्र सरकार करे, इसका अच्छी तरह से अध्ययन करके इसका सामान्य में बैठाते हुए समस्या का समाधान यदि चाहते हैं तो कुछ आप आगे बढ़े, कुछ हम आगे बढ़े, कुछ आप सहे कुछ हम सहे, तब जा कर के इस समस्या का समाधान निकलता है। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर के एक कमेटी बना करके, जिसमें कि शिक्षाविद हो, जो जानकार व्यक्ति है, उनको आगे रख करके और उसके मार्फत ही इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। क्या सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में संशोधन होना चाहिए इस तरह के जमीन के कुछ मामले में होना चाहिए। मैं बहुत पहले ही कहा था कि सन 57 में यहाँ एक थाना होता था, काली माठी। आज एक घर के चारों तरफ में थाना ही थाना है। और सीएनटी एक्ट के मुताबिक क्या है कि एक थाना का व्यक्ति दूसरे थाना में जमीन नहीं ले सकता। पहले तमाड़ थाना था तो बुंडू थाना नहीं था, चौका थाना नहीं था। एक जमशेदपुर में काली माटी थाना था तो दूसरा यहाँ था। तो इतना बड़ा गैप मिलता था। अब क्या है कि थाना का जो रेंज है वो कम हो गया है, मोहल्ले में हो गया है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम भी शहर में रहें। रांची तमाड़ से 60 किलोमीटर का आसपास है। मैक्सिमम व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करता है वो बच्चे को, परिवार को लेकर के रांची में रहता है। वहाँ का चकाचौंध को देख करके उनके बच्चे खुद अपने गार्जियन से कहते हैं कि हमारा भी एक घर यहाँ होना चाहिए। अब क्या है कि एक आदिवासी भी वहाँ ज़मीन नहीं ले सकता। तो इस पर कुछ ऐसा चीज़ है जिसको कि थोड़ा सा डाइल्यूट करते हुए काम होने का जरूरत है। मैं हर चीज़ का बारे जिसमें आदिवासियों का अधिकार समाप्त हो, उसको तो पूरी तत्परता का साथ उसका अनुपालन होना चाहिए। लेकिन जिससे कुछ फ़ायदा आदिवासी समाज को मिलता हो, सीएनटी एक्ट के अंतर्गत जो भी समाज आता है उसको मिलता है, तो उसका पूरा मतलब कि तत्परता का साथ उसका अनुपालन कराया। आपकी पृष्ठभूमि भी या आपका बचपन भी जमशेदपुर में बीता है जी, और अर्जुन मुंडा जी भी वहीं से बिलोंग करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो 100 से ज़्यादा उन्होंने एमओयू किया था। इसलिए शायद आदिवासियों के मन में ये धारणा है कि अर्जुन मुंडा औद्योगिक विकास करना चाहते हैं राज्य का, या उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा जमाए। जिस तरह से लक्ष्मी निवास मित्तल के साथ एमओयू हुआ था और इसी लोकसभा क्षेत्र में उनके लिए ज़मीनें भी चिन्हित की गई थी। इसकी वजह से आदिवासी कतराते हैं मुंडा जी से बात करने। देखिए बात, या उनके करीब नहीं जा पाते। देखिए हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो ज़मीन थी, आज भी उतनी ही ज़मीन है। उस समय आबादी कम थी, अब आबादी ज़्यादा हो गया। चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, ट्रैवल हो, नॉन ट्रैवल हो, किसी का भी, हर किसी का हो गया। झारखंड में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले लोग जो उद्योगपति लोग आते हैं, तो उसका कुछ विशेष कारण है, क्योंकि यहाँ जो गर्भ के नीचे है वो देश के अन्य हिस्सों से ज़्यादा मात्रा में। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ निवेशक आना चाहते हैं, तो ज़मीन यहाँ पर ही ट्राइबल लैंड ही मैक्सिमम है और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी चाहिए।
तो रोजगार, सरकारी रोजगार जो है वो सीमित यहाँ होता के जा लोग, रहा है। हाँ, सीमित होता जा रहा है। सीमित होता जा रहा है। तो अब कुछ प्राइवेट रोजगार तो मिलना चाहिए ना। जब हमारे नागरिकों को रोजगार की आवश्यकता ही है तो कुछ दे के कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ इस पर जो नियमावली है वो थोड़ा सा जो लचीलापन लाया जाना चाहिए। लचीलापन नहीं, यहाँ के लोगों को फायदा मिलना चाहिए कम। ऐसा नहीं कि जो इंडस्ट्रियल बैठाएगा उन उद्योगपति को ही सारा का सारा फायदा ना मिले। जो लोग यहाँ जमीन देंगे, जिनके बाल बच्चे उसमें वहाँ मतलब इससे प्रभावित होंगे, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। विस्थापन बाद में हो, पहले उसका निर्माण का आवश्यकता करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। ये तो इसके लिए फिर नए सिरे से पॉलिसी सोचनी होगी। सोचते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो राज्य के कुछ ताज़ा गतिविधियों पर राजा पीटर की राय सुनेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोलिन शो के हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। राजा पीटर से कुछ ताज़ा हालात पर चर्चा कर लेते हैं। राज्य की ताज़ा हालात ईडी, सीबीआई और इन सब चीज़ों की सुर्खियों से पटी पड़ी है। मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, उनकी जगह चंपाई सोरेन ने ले ली है। हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है और आप तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कई अधिकारी जेल में हैं और ताबड़तोड़ छापेमारी भी चल रही है। करोड़ों रुपये बाहर निकल रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये तो मोदी जी ने पहले ही संकल्प ले लिया था कि हम खाने तो देंगे नहीं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और ये हमारे राज्य के लिए नेताओं के पास से या उनके वर्करों के पास से इस तरह का जो धन मिल रहा है, ये बड़ा मतलब हास्यास्पद और दुखदाई है यहाँ के जनता के लिए कि यहाँ के जो झारखंडी हैं वो 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए मजबूर और बेबस हैं। आज खाया तो कल क्या खाएंगे ये सोच रहे हैं। और जिन लोगों के पास से पैसे निकल रहे हैं वो पैसे कहाँ खर्च करेंगे उनको समझ नहीं आ रहा है और खुद पर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो जेल जाने के काम में आ जा रहा है। हाँ, तो करोड़ों रुपए आप भी मंत्री रहे हैं, हाँ, पद पर रहे हैं, हाँ, कुछ तो चीज़ें वाकिफ़ होंगे आप। हाँ, ये अलग बात है कि उस वक्त थोड़े कम रहे होंगे, कमीशन अब थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है और हमारा कभी ऐसा सोच रहा ही नहीं। लोग माने या ना माने ऐसा रहता तो हमारा भी बहुत कुछ होता। तो आप भी आय से अधिक की संपत्ति के मामले में जेल जाते, ना कि किसी दूसरे मामले में। उस वक्त आपके कुछ साथी आय से अधिक संपत्ति मामले में भी जेल में थे। तो उनकी मन के भाव क्या थे? उनके मन का भाव मैं क्या बताऊं, वही लोग बता। कुछ सच बयां कर दीजिए। नहीं, उनके मन का भाव क्या, मैंने कि कुछ जाने अनजाने कुछ गलतियां हो गई होगी उन लोगों से, उन लोगों को नहीं मालूम होगा, मेरे को ऐसा लगता है। और उसी कारण से उन्हें ऐसे केसों में जेल जाना पड़ा। खैर, धीरे धीरे समय बदल रहा है और राजनेता भी अपना चरित्र बदलेंगे, जनता का जो काम है उसको करेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप पार्टी बदलते रहते हैं। राजनीति में आपको लॉन्च किया इनोसिक्का ने, बड़े खतरे उठाए इनोसिक्का ने, मंत्री पद गंवाए इनोसिक्का ने आपके लिए, लेकिन आप लंबा वक्त साथ नहीं दे सके। मैं आपको इस संदर्भ में एक बात बता रहा हूँ, मैं पार्टी कभी नहीं बदला। पहली बात है, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तो बिरसा विकास समिति के बैनर तले लड़ा था। दूसरा चुनाव जो झारखंड पार्टी से लड़ने वाली बात है, उस समय भी मैंने इनोसिक्का जी को कहा था कि आप अपना बैनर हटा लीजिए, मैं अकेले लड़ लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, तो हम साथ चलें। अब झारखंड पार्टी से हटने के बाद, हटने का वजह कुछ ऐसा रहा
कि मैं पार्टी को और आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ा जाता है। वहाँ पर मेरे को पार्टी छोड़ना पड़ा। जब उस पार्टी को छोड़ा तो इसी उधेड़-बुन में था कि अब करे क्या, राजनीति करना है। तो अचानक नीतीश कुमार जी से मुलाकात हो गई। मेरे को लगा कि चलिए अच्छा है। तो उस दल में मैं था, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अचानक फिर बात बिगड़ गई। मेरा ऐसा कभी इच्छा नहीं हुआ कि मैं पार्टी बदलूं, ये करूं, मेरी कभी इच्छा नहीं हुई, लेकिन वहाँ भी मेरे को छोड़ना पड़ा। अंत में भारतीय जनता पार्टी को मैं ज्वाइन किया, ये सोच करके कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने डिमांड किया था, उन्होंने अपना एक अपील किया था कि अपने राज्य को सुरक्षित और विकसित करने के लिए हमारा साथ दे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि 2014 का चुनाव में गठबंधन के अंतर्गत टिकट आजसू पार्टी को दे दिया गया। अब मैं सीटिंग यहाँ का था एमएलए, लोगों का कहना था कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, तो चुनाव लड़ना पड़ा। हार गए अलग बात है, चुनाव में जीत हार होता है। तो मेरा कभी इच्छा नहीं रहा ना कि हम पार्टी बदलें। मतलब हर व्यक्ति सम्मान का आप सिर्फ भूखा होता नाम है। के ही नहीं, मूड से भी राजा हैं। नहीं, हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है। देश की 135 करोड़ जनता का पेट कोई सरकार नहीं भरती, कोई नेता नहीं भरता। सांसद बनिए या विधायक बनिए, जिनका मत आपने लिया है और जिन्होंने आपके क्षेत्र में होते हुए आपको मतदान पक्ष में नहीं किया है, बस आप प्यार से मिलते रहिए, बात करते रहिए। जनता यही चाहती है, तो हर नेता भी यही चाहता है। अपमानित मत करो। हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। उन नेताओं का क्या जो इस वक्त जेल में है, हेमंत सोरेन, अपनी जनता से नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है। यदि हेमंत सोरेन जी ने जनता के लिए राजनीति किया है तो जनता का साथ उसे हमेशा मिलेगा, और यदि उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति किया है तो जनता उसे छोड़ देगी। जो जनता के लिए करेगा, जनता उसके लिए करेगी। फिलहाल जो आरोप लगे हैं उन पर, उन आरोपों पर आरोपित है। आरोप तो किसी के ऊपर भी लग सकता है। सच्चाई का फैसला तो न्यायालय करेगी, और न्यायालय के अंतर्गत उसका मुकदमा है, न्यायालय फैसला देगी। इस पर बोलना ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लॉन्च हो चुके हैं वापस। जी, विधानसभा चुनाव तक आपकी क्या रणनीति होगी? कुछ नहीं है, मेरा कोई रणनीति नहीं रहता। मैं बोला ना, एज ए सोशल वर्कर मैं वर्क करता हूँ। जनता कहती है चुनाव लड़ लो तो लड़ लेता हूँ, नहीं बोलेगी नहीं लड़ेंगे। 2024 में आप चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव? जनता बोलेगी तो लड़ लेंगे, और पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो? जनता बोलेगी तो लड़ेंगे। तब भी आप जनता की सुनेंगे, पार्टी की नहीं सुनेंगे? जी, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान ही जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। यहाँ सब कुछ जनता है, परिणाम जो भी हो जनता की सुनो। मतलब चुनाव लड़ने की आपने ठान रखी है? नहीं, मैंने नहीं ठान रखा है। मेरा क्या है कि मैं चुनाव जब भी आता है, कार्यकर्ता बोलते हैं तो मैं पूरा जनता से ये संबोधन कराता हूँ कि चुनाव लड़ना न्याय संगत मेरे लिए है या नहीं। वो कहेगी मत लड़ो, नहीं लड़ेंगे। आप इसको समर्थन दो, हम करेंगे। अभी समर्थन की जब बात आई तो आपने देखा होगा 1 हफ्ता तक मैं वार्ता ही करते रहा सारे लोगों से, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे को भी ये जानकारी मिल रहा है कि कौन किसका विरोध कर रहा है, किस कौन क्षेत्र में नहीं आया, क्या परेशानी है, सब कुछ मालूम है। लेकिन लोग बोलने लगे, जनता कहने लगे, मतदाता कहने लगे कि नहीं आपको बीजेपी का समर्थन करना चाहिए। हमने किया। चलिए, तो बीजेपी का साथ निभाता चला गया वाली बात हो जाएगी। 2024 में विधानसभा चुनाव में हम राजा पीटर को फिर उम्मीदवार के रूप में देख पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप भले अपने ज़ुबान से इस बात को कबूल करें या ना करें, पर कम से कम उम्मीदवार के रूप में तो राजा पीटर को ज़रूर देख पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं।
और इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा पीटर उर्फ गोपाल कृष्ण पातर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बातचीत उनसे पूरी हो चुकी है, लेकिन इनकी राजनीति सफ़र अभी अधूरी है, क्योंकि एक लंबे ब्रेक के बाद फिर नई ऊर्जा के साथ, नई रणनीति के साथ अपनी जनता के बीच वापस पहुंच चुके हैं। देखते हैं राजा पीटर किनके सर पर राजपोशी या ताजपोशी करने में सहयोगी साबित होंगे। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी इस शो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।